नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तबाही हुई है और चमोली जिले में धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। पानी तेज गति से बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने की आशंका है, लिहाजा आसपास के इलाकों से लोगों को बाहर निकाला गया है। इसी के बीच त्रासदी को लेकर एडीआरएफ के कंट्रोल रूम से जानकारी दी गई है कि अब तक संयुक्त ऑपरेशन में 10 लोगों के शव मलबे से बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि कई लोगों को बाहर निकाला गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड टूटने से नदियों में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त एनटीपीसी की निर्माणाधीन 480 मेगावाट तपोवन विष्णुगाड़ पनबिजली परियोजना की एक सुरंग में अभी 150 के करीब लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि अभी तक 15 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस आपदा के बारे में पूरी जानकारी दी है। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। वो जौलीग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं। जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं, एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं और मेरे साथ यहां से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहां का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक, जहां तक जाया जा सकता है वहां तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वो वहां पर पहुंच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौलीगंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि नदी के बहाव में कमी आई है, जो राहत की बात है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। एक ग्लेशियर और उससे एक बड़ी त्रासदी आई। 100-150 से ज्यादा परिवारों ने अपने उनके सामने जो उनके कमाने वाले थे, ये स्थिति नहीं है कि वो अभी उनका पता नहीं चल रहा है और सरकारी अनुमान है कि कैजुअल्टीज 100 से ज़्यादा हो सकती हैं। कुछ लोग जो टनल में फंसे थे उनको बचाया जा चुका है, कुछ और लोग भी टनल में फंसे हो सकते हैं, मगर ये सारा नुकसान तपोवन क्षेत्र में हुआ है और उससे आगे के क्षेत्र के अंदर जो पानी का वेग था, जो ग्लेशियर के टूटने का वेग था, वो नियंत्रण में आया है, कम हुआ है। उम्मीद है कि अब आगे खतरा नहीं रहेगा, मगर उस क्षेत्र में हमने निश्चित तौर पर बड़ी खुद राष्ट्र निर्माता, उत्तराखंड निर्माता, अपने परिवारों के लिए ब्रेड अर्नर वो जरूर जो है खोए और हमारी संवेदनाएं सारे उत्तराखंड की, सारे देश के लोगों की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं और बचाव का काम चल रहा है। और मैं समझता हूं कि जो भी लोग पहले झटके के बाद वहां पर कहीं बच गए हैं तो उनको निकाल करके बाहर सुरक्षित। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली के रैणी गांव में ग्लेशियर फटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। इसी कड़ी में सभी पार्टी के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। ग्लेशियर फटा है जिससे वहां पर काफी तबाही की खबर है
हम दुआ करते हैं कि कम से कम वहाँ लोग हताहत हों। ऐसी जो सूचना है उस पर प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बातचीत की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी वहाँ मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है। हमारी पूरी पार्टी वहाँ सहयोग में लगी है और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर पूरी मदद में भेज दी गई है। उत्तराखंड सरकार भी रिलीफ के काम को बहुत तेज़ी से कर रही है। ये एक प्राकृतिक घटना है जिसका बहुत दुख भी है कि बहुत से प्रोजेक्ट को भी इससे नुकसान हुआ है और अभी पूरा आकलन किया जा रहा है। पहले हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका कारण क्या है। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी मंत्री जी के साथ बात किया है और हम बात करेंगे। उड़ीसा, श्री जगन्नाथ, उड़ीसा की जन भावना और श्री जगन्नाथ की सुरक्षा के साथ साथ जो किया जाएगा, जो करना चाहिए, हम इसको करें। नहीं, श्री जगन्नाथ प्रशासन का बात अलग है, मैं उनका प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं केंद्र सरकार के साथ बात करके हमारा जो सारे एमपी मिल करके हम बात करेंगे और उसके बाद उत्तराखंड सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हर प्रकार की हर समय मदद जो भी अपेक्षा की जाएगी वह किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। सारे अधिकारी अब चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गंगा किनारे आने वाले जिलों के डीएम, एसपी को अलर्ट रहने को कहा गया है और उसके बाद जनपद हापुड़ में, गंगा नगरी, ब्रिजघाट और गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और अलर्ट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हापुड़ जिले के डीएम और एसपी को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। एडीएम हापुड़ और एसपी हापुड़ ने संबंधित चौकियों को अलर्ट कर गंगा से सटे गांवों में मुनादी कार्रवाई की गई है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है और घाटों के किनारे जो दुकानें फैली हुई थी और नावें चल रही थी उनको कहा गया कि वो ऊपर स्थलों पर चले जाएं। टापू है बीच में, उस पर लोग काफ़ी दुकान या इस तरह से चाय स्टॉल और दर्शनार्थियों के लिए फूल मालाएं बेचते थे, उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। गंगा नदी किनारे जितने भी गाँव हैं वहाँ पर पंचायत सेक्रेटरी और लेखपालों को भेजा गया है। एसडीएम, सीओ और एफएचओ और तहसीलदार अभी भ्रमण करके आए हैं। हम लोगों ने भी नदी के किनारे किनारे भ्रमण किया है। सबको अलर्ट किया जा रहा है, नदी के किनारों को खाली कराया जा रहा है और किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए तैयारी चल रही है। पता है कि उत्तराखंड से एक सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ पे बाढ़ आ गई है। जैसे ही हम लोग को सूचना मिली, हम लोग हाई अलर्ट मोड पर हैं और जो बीच में हमारे टापू बने हुए हैं गंगा जी के बीच में, हम वहाँ से एवैक्यूएशन करा रहे हैं। साथ ही अनाउंसमेंट भी हो रहा है, जो बिल्कुल नज़दीक के गाँव हैं, जो बिल्कुल गंगा जी के एकदम किनारे हैं, उनको हम एवैक्यूएट करा रहे हैं, अलर्ट बता रहे हैं सभी को। हमारी जितनी भी टीमें यहाँ पे, हमारे 2 थाने मेन लगते हैं, गढ़मुक्तेश्वर थाना लगता है और बहादुरगढ़ थाना लगता है, दोनों को अलर्ट कर दिया गया। तो वहीं चमोली जिले के रैनी में ग्लेशियर फटने से धूली नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते पौड़ी जनपद में भी अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारी पौड़ी ने धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद श्रीनगर, कीर्तिनगर, देवप्रयाग और जो लोग खनन पट्टों में नदी किनारे काम कर रहे हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही आबादी वाले इलाकों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। नदी से बोट संचालन और राफ्टिंग संचालकों को तुरंत हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उधर जिलाधिकारी पौड़ी ने ये कहा है कि अभी जनपद पौड़ी की स्थिति नियंत्रण में है और जैसे जैसे नदी आगे बढ़ रही है उसके बहाव में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद नदी में सटे इलाकों को खाली करा दिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि इस पूरे मामले पर राज्य सरकार ने अपनी नजर बनाई हुई है। ये आज जो हमारी मलारी बेल्ट है और तपोवन में जो डैम का काम चल रहा था, वहाँ पे एक प्राकृतिक आपदा आई है और मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जिलाधिकारी वहाँ रेस्क्यू की टीम चली गई है, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे है और मुझे लगता है कि जो मज़दूर लोग थे वहाँ जितने भी वहाँ पे उनको काफ़ी वहाँ पे दिक्कत है, लेकिन हमने पूरा अलर्ट रिस्केस तक पूरा शासन प्रशासन को कर दिया गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी सीधे वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। बाकी जिला प्रशासन की सारी टीम वहाँ पे लग चुकी है और मैं कह सकता हूँ कि पूरा जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार जो है उनके साथ खड़ी है।
उत्तराखंड के चमोली में आपदा से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। जिले में बाढ़ आने से ऋषिगंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। कई लोगों के मलबे में दबने की सूचना है, तो वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंड में इस तरह की घटना होना हैरत अंगेज है। और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार का दावा है कि पहली बार कोई ग्लेशियर ठंड में टूटा है और ये हैरत अंगेज करने वाला है। हालांकि अभी ग्लेशियर फटने की सही वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन हो सकता है कि जमीन के नीचे कटाव के कारण ऐसा हुआ हो। बता दें आपको कि चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इसके बाद ऋषिगंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट ध्वस्त होने से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। चमोली से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने के कारण यूपी के बिजनौर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिजनौर प्रशासन की ओर से इसे अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी से अपील की जा रही है कि कोई भी गंगा के किनारे ना जाए और सतर्क रहें। बता दें आपको कि उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने के कारण शासन की ओर से सभी को अलर्ट जारी किया गया है। इसी को देखते हुए गंगा के तट पर पड़ने वाले बिजनौर जिले को भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि बिजनौर गंगा के तट पर पड़ने वाला सबसे पहला जिला है। यहाँ लगातार पुलिस गंगा के किनारे बसे ग्रामीणों को घोषणाओं के जरिए जागरूक कर रही है। जनपद में ग्लेशियर फटने से बाढ़ आने की पूरी संभावना है। शासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। उसी के क्रम में चूंकि उत्तर प्रदेश का गंगा के तट पर बिजनौर पहला जनपद है, पूरे थाना क्षेत्र के माध्यम से बीट सिपाही, हल्का प्रभारी, थाना प्रभारी के माध्यम से तथा ग्राम प्रधान, चौकीदार, बीडीओ के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा एवं मेरे द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को आगाह किया जा रहा है गंगा के तट की तरफ न जाए। तो बाढ़ के संभावित को लेकर के जो प्रिकॉशन लेने उसको तत्काल लें। अलर्ट करने की कार्रवाई लगातार जारी। ट्रैक्टर में रख लिया जी, डैम टूट गया इसलिए हमने ट्रैक्टर में अपना सामान रख लिया। पानी की आने की संभावना। आपको कैसे सूचना मिली थी कि डैम टूट गया? किसी ने बताया था? जी, फोन आता वहाँ पे। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? जी, हम किराने के पास से नगला राई, मुझे खानागर। तब कहाँ घर जाओगे कैसे? बस जी घर ही जाएंगे और क्या। ये जोशीमठ क्षेत्र में किसी बर्फ के पहाड़ के टूटने की सूचना प्राप्त हुई थी और उच्चाधिकारी द्वारा बताया गया है कि हमारे थाना क्षेत्र में पानी 4 से 5 घंटे में बाढ़ के रूप में आएगा। तो इस सूचना पर मैं फोर्स के साथ में खादर में आया हूं और सभी किसान भाइयों से उनको समझा करके कि जो अपने संसाधनों के साथ में आए हुए हैं वो सभी लोग वापस चले जाएं और जो उनके परिचित लोग अंदर ज़्यादा खादर में काम कर रहे हैं उनको दूरभाष से सूचना दे दें। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक कंपनी में टीन शेड का काम कर रहे युवक की ऊंचाई से गिरने पर मौत हो गई है। मामला रानीपुर कोतवाली के औद्योगिक क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां टीन शेड का काम चल रहा था और मजदूर ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मजदूर को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल एरिया भादराबाद में स्थित रुक्मणी आयरन स्टील प्लांट कंपनी में यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कंपनी में सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होने के कारण पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा के लिए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। नसीब रुक्मणी कंपनी में काम कर रहे थे टीन साइड लगाने में जी। तो वो ऊपर ये लड़का था, चादर लगा रहा था, उसके चादर टूट गई। टूटने के नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसमें लोहे की मेज पड़ी हुई थी वहाँ पे, ये उसका शरीर उसमें जाके लगा। तो फिर कंपनी से तुरंत इसको यहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए। पहले एक और हॉस्पिटल में गए थे वहाँ पे मोक्षच, वहाँ पे उन्होंने इसको मना कर दिया कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है अभी। तो फिर यहाँ पे आए। यहाँ पे आते ही ये इसमें दम तोड़ काम कंपनी के द्वारा।
उत्तराखंड के हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में दो पक्षों के आपसी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामला इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष ने पथराव शुरू कर दिया। मामूली सी ये बात पर हुई नोकझोंक इस हद तक बढ़ गई कि बात पथराव तक पहुंच गई। पथराव करने वाले उपद्रवियों ने खड़ी कार को भी चकनाचूर कर दिया। पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर उपद्रवी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच करते हुए उपद्रवियों की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड में आए सैलाब को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने हादसे में मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार से बातचीत करते हुए गृह मंत्रालय के साथ साथ जनशक्ति मंत्रालय की भी मदद का आश्वासन दिया है। बता दें आपको कि केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने आज रोहतक में ये आए हुए थे। मुझे बड़ा दुख है कि आज 10:45 पर ज्योति मठ के पास ग्लेशियर टूटा है। अभी तक जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संस्था है उससे जो बातचीत हुई है, 150 लोग लापता हैं और तपोवन बांध के पास 9-10 शव मिले हैं और जो गंगा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल इसमें तबाह हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर बेहद सख्त हैं और आपको बता दें उसके बावजूद भी जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिनमें यूपी में धान खरीद को लेकर सरकार ने जहां कड़ी कार्रवाई कर अपनी मंशा साफ जाहिर की है, इसके बावजूद धान क्रय प्रक्रिया में लापरवाही बरतने का और भ्रष्टाचार का मामला लगातार सामने आ रहा है और योगी सरकार द्वारा जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद भी योगी के आदेशों का डर शायद यूपी के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं है, तभी किसानों से जमकर फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला यूपी के कुशीनगर जनपद से है, जहां फर्जी किसान बनकर धान बेचने वाले दलालों का कारनामा हैरान करने वाला है। देखते ही इस हो गया हमारे पिताजी के देहांत में। उसके बाद से यह हमारे पिताजी के नाम पर 2-3 महीना करीब 12वां या 11वां महीना में जो धान के होता है तो उसमें क्या किए, फर्जी खाप हमारे पिताजी के पुराना लगाकर और वो हमारे पिताजी के नाम पर एक खरीद लिए। जब खरीद लिए तो हमने गया देखे तो बैंक वालों ने बताया ऐसी बात है, तो इलाहाबाद बैंक से टर्नओवर हुआ है। तो हमने डीएम गए वहाँ पर तुमको दिए। उसके बाद से वो कृषि विकास अधिकारी भी हमारे पास फ़ोन किए थे, क्या मामला है। हम गए सर ऐसा है, आज वो बटाई दिखा रहे हैं, कल वो कहें कि तुम्हारे पिताजी से हम बंधक खेत लिए हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी तो ये भी पता चला है कि गेहूं भी हमारे पिताजी के नाम पर फर्जी बना कर लिए हैं। क्या पूरा मामला आपके संज्ञान में है, क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? हाँ, ये सिसवा ढकोहाई गांव में ऐसा संज्ञान में आए हैं कि फर्जी किसान बन के धान को बेचा गया है। इसको पहले हम किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय पशुपालन और राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने टिप्पणी की है। उनका ये कहना है कि किसान आंदोलन के मंच पर अब किसान कम हैं और राजनीतिक लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से कभी लड़ नहीं पाए, वे किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल रविवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मेरठ से
हरमन सिटी स्थित बीजेपी के कार्यालय में बजट के विषय में जानकारी देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि कोरोना काल में बजट लाना काफी कठिन काम था, बावजूद इसके सरकार ने हर क्षेत्र का विशेष ध्यान रखते हुए बजट तैयार किया है, जिसमें कृषि क्षेत्र, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अब किसान आंदोलन में किसान कम और राजनीतिक लोग ज्यादा हैं, जो किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को ग्वालियर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और लेकिन इसी दौरान फूलबाग में सीएम के कार्यक्रम में एक युवक ने केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मंच पर आते ही युवक ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की है, लेकिन जैसे ही युवक ने माचिस निकाली, पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसे हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि युवक माफिया से परेशान है और इसलिए उसने ये कदम उठाया। उधर घटनास्थल पर यह सब कुछ देखकर आसपास के लोगों में खलबली मच गई। पुलिस के जवानों ने तत्काल उसे पकड़ा और कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल दिया। ये घटना रविवार शाम 4:15 बजे फूलबाग मैदान के सभी स्थल पर हुई है। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह के परिवार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सीएम से मिलने दोपहर करीब 3 बजे सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई है, जिसमें डीजीपी एसके सिंघल और पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा और जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में रुपेश की पत्नी नीतू, रुपेश के बड़े भाई, उनकी बहन और रुपेश के दोनों बच्चे मौजूद थे। मुलाकात के बाद सबसे पहले रुपेश का परिवार निकला और फिर एक एक करके डीजीपी और एसएसपी भी निकल गए। हालांकि किसी ने भी बाहर मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। माना ये जा रहा है कि परिवार ने सीएम से मिलकर रुपेश हत्याकांड में पटना पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाया है और सीबीआई से भी जांच करने की मांग की है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को फिर एक बार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार के जहानाबाद पहुंचे चिराग ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि बिहार में जंगल राज का विकल्प बनकर आए नीतीश कुमार के राज में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, रोज आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि वे मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य के गृह मंत्री भी हैं। इस दौरान उन्होंने रुपेश हत्याकांड में पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि केस को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। भला रोड रेज में कोई थोड़े ही 2-4 महीने बाद इतनी बर्बरता से किसी की हत्या कर देगा। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि एलजेपी शुरू से ही इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करती रही है और परिजन भी सीबीआई जांच का आग्रह कर रहे हैं। प्रमुखता से मैंने रखा था और मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मैंने पत्र लिखकर मैंने आग्रह किया है कि इसकी जांच सीबीआई से हो। मेरे संतुष्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी है परिवार वालों का संतुष्ट होना। मैं रुपेश जी के परिवार के सदस्यों के मैं संपर्क में हूँ और उन्होंने ही मुझसे ये आग्रह किया है कि जिस तरीके से इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, उनके परिवार वालों का मानना है कि कोई बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं भी कॉमन सेंस लगाकर देखूं तो एक रोड रेज के मामले में किसी को इतनी बेदर्दी से गोली मार देना थोड़ा यकीन करना मुश्किल है। रोड रेज होता है तत्कालिक क्षणिक, अगर वो रिएक्शन में कोई किसी के ऊपर हाथ उठा दे या उसको मार दे वो फिर भी समझ में आता है, बट एक रोड रेज का मामला हुआ और उसके महीनों बाद उस व्यक्ति को वापस से गुस्सा आया और आके इस तरीके से उसने गोली मार दी। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है, बट बहरहाल परिवार को इस पर विश्वास नहीं है और परिवार का संतुष्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और परिवार वाले
रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने तमाम विधायकों के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जहां एक तरफ देश के बजट को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं उन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति करने वाले विपक्षी दलों को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्षी दलों को शायराना अंदाज में घेरते हुए कहा है कि मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, किस तरह सूरज का हटाया जाए। गुर्जर ने साथ ये भी कहा है विपक्षी दलों का किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, कैसे किसानों के नाम पर सरकार को अस्थिर किया जाए और देश में उपद्रव और हिंसा को फैलाया जा सके। इसके बारे में मैं एक बात कह सकता हूं, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, किस तरह सूरज को हटाया जाए। तो इनका किसानों हित से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही ध्येय है कि मोदी सरकार को किसानों के नाम पर अस्थिर किया जाए, देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जाए, देश में उपद्रव और हिंसा फैलाई जाए। इन किसान हितैषी दलों को मैं समझता हूँ, इनके राज में किस तरह किसानों का शोषण हुआ, किस तरह निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाई जाती थी। ये मोदी मनोहर योगी जी की सरकार है जिसने दिल्ली में दंगा होने के बावजूद भी पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाए गए हों, तलवारों से हमला किया गया हो, लाल किले पर तिरंगे की जगह पंथ का झंडा फहराया गया हो, फिर भी एक हाई फायर किसी पुलिस के कर्मचारी ने नहीं किया। वरना यही विरोधी दल जब किसान अपनी मांग करता था, उनकी मांग मानने की बजाय उनको गोलियों से भूना जाता था। देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और इस विक्षोभ ने उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित किया है। इस साल ठंड फरवरी के महीने में भी सता रही है। देश के उत्तरी और मध्य हिस्से अब भी शीतलहर की चपेट में हैं, जबकि हिमालय क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। आज भी देश के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है और देश की राजधानी दिल्ली में जहां शनिवार को दिन भर बादल छाया रहा, तो वहीं रविवार को कुछ इलाकों में सुबह से कोहरा छाया रहा। आपको बता दें कि बिहार के मौसम में अचानक बदलाव देखा गया है और यहां कई हिस्सों में गरज तड़क के साथ बारिश के आसार भी हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर भी शुक्रवार को तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए पंजाब में टारगेट किलिंग करवाने वाला गैंगस्टर सुख भिखारीवाल गुरदासपुर पुलिस के हाथ लग गया है। आपको बता दें कि दुबई पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया था और इसके बाद से उसे भारत सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एयरपोर्ट पर इसे गिरफ्तार कर लिया था। बता दें आपको कि कॉमरेड बलविंदर सिंह के कत्ल मामले में भी गैंगस्टर सुख भिखारीवाल और इसके अलावा गुरदासपुर में भी इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है, जिसके चलते इसे अब प्रोटेक्शन वारंट पर गुरदासपुर लाया गया है, जहां इसे पूछताछ की जाएगी। वहीं इस मामले में SP अरविंदर सिंह संधू ने बताया है कि गैंगस्टर सुख भिखारीवाल के खिलाफ गुरदासपुर में हत्या, लूटपाट और नशे जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसके चलते इसे गुरदासपुर पूछताछ के लिए लाया गया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਖਮੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਪ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਨੌਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ NDPS ਐਕਟ ਦੇ 3-4 ਮਰਡਰ ਕੇਸਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ, ਸੋ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਲੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ NDPS ਐਕਟ ਦੇ 1-2 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ 16 ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 2017 ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 3 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ ਔਜਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 17 'ਚ ਹੀ ਲਾਸਟ ਇਹਨੇ ਸਾਬੂ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤਿਬੜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਨੂ ਬਾਜਵਾ,
ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अमेरिकी सेना के एक दल ने शनिवार को राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित भारतीय वायुसेना कार्यालय में अपनी आमद दर्ज कराई है। ये दल भारत और अमेरिकी सेना के 16वें संयुक्त सैन्य अभ्यास में शिरकत करने पहुंचा है। युद्ध अभ्यास 20 के नाम से ये संयुक्त कवायद सोमवार से शुरू होकर 21 फरवरी तक चलेगी। आपको बता दें कि इस संयुक्त अभ्यास का आयोजन दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग के तहत किया जाता है। और भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमांड ने एक ट्वीट में अमेरिकी सैन्य दल के आगमन की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद अमेरिकी सैन्य दल को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि इस अभ्यास में 250 अमेरिकी सेना और 250 भारतीय सेना के जवान शिरकत कर रहे हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ ब्रिटेन आम लोगों के लिए आधिकारिक तौर पर टीकाकरण शुरू करने वाले पहले राष्ट्रों से एक था। आपको बता दें कि हालांकि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने वहां टीके की खुशी को गायब कर दिया था। कोरोना का नया स्ट्रेन पर देश में कहर बरप रहा था, और लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दावा किया गया है कि भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड में नए स्ट्रेन से भी लड़ने की पूरी ताकत है। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्राजेनेका ने खुलासा किया है कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविशील्ड वैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा प्रभावी है। पांच साल पहले ही कोरोना महामारी के बारे में बता चुके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने आने वाले समय में दो और बड़ी आपदाओं की आशंका जताई है। इनमें जैव आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन का नाम लिया है। आपको बता दें जिनकी वजह से लाखों लोगों की जान जा सकती है। एक यूट्यूब चैनल को दिए साक्षात्कार में गेट्स ने कहा है कि उन्हें इस भविष्यवाणी पर अच्छा महसूस हो रहा है, और बता दें आपको ये कि हम तैयार नहीं नाम से दिए गए वक्तव्य में कोरोना जैसे वायरस से महामारी की संभावना जताई थी। उन्होंने इसी दौरान ये भी कहा है कि विश्व इस किस्म के संकट से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और उस समय उन्होंने मिसाइलों के बजाय सूक्ष्मजीवियों से लाखों की मौत की आशंका जताई थी। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि सांस से जुड़े वायरस बेहद खतरनाक होते हैं, समय समय पर मनुष्य के बीच फैलते रहते हैं, और इनसे संक्रमित होने पर भी कई बार पता नहीं चलता, जबकि इबोला जैसे संक्रमण में व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है कि सीधे अस्पताल में भर्ती मिलता है। गेट्स ने आगे ये भी बताया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हर साल मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, और आने वाले समय में इसकी वजह से कोविड-19 महामारी से भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि आज भी लोग इस बारे में उतने बड़े स्तर पर बात नहीं कर रहे हैं जितनी जरूरत है।
नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन में शामिल एक और किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके अलावा एक और किसान की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि दूसरे किसान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। आत्महत्या करने वाला किसान कुछ ही दिन पहले आंदोलन में शामिल हुआ था। किसान साथियों ने बताया ये है कि पिछले रात वो बहुत निराश था और निराशा भरी बातें भी कर रहा था। इस किसान ने देर रात टिकरी बॉर्डर में फांसी लगाकर जान दे दी है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने किसानों को लेकर यह कहा है कि किसानों को 1.5 साल का समय दिया गया है और गेंद उनके पाले में है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। 1.5 साल का समय दिया है, गेंद किसान भाइयों के पाले में। आराम से आप 1.5 साल के अंदर बातचीत कीजिए, रास्ता निकालेंगे और बिल को स्थगित करेंगे, ये कह दिया। इससे बढ़कर सरकार और क्या कह सकती है? ये जिद और हठ नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने किसानों को लेकर कहा है कि किसानों को सरकार परेशान कर रही है, किसानों का समाधान नहीं निकला जा रहा है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। पूरी शांति के साथ, पूरी विनम्रता के साथ, पूरे अहिंसा के साथ वो बैठे हुए हैं। उनका आप पानी कटवा ले रहे हो, आप बिजली उनकी काट ले रहे हो, उनके शौचालय आप हटवा दे रहे हो। हर तरह से बिल्कुल आप, जैसे आपने साइबेरिया वगैरह में सुना था, राजनीतिक बंदियों के साथ होता है। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से किसान आंदोलन को सिर्फ एक प्रदेश का बताए जाने पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जब राज्यसभा में किसान आंदोलन से जुड़ा मुद्दा उठाया तो कृषि मंत्री ने उन्हें निशाने पर ले लिया है, लेकिन वह तोमर साहब को एक ही बात कहना चाहते हैं कि वह उन्हें 1000 बार निशाने पर ले, लेकिन किसान को निशाने पर हरगिज ना ले, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। बता दें आपको ये कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर के गांव मुंदसा में शहीद अमित की मूर्ति के अनावरण मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान हुड्डा ने कहा है कि तोमर साहब को यह समझना होगा कि यह आंदोलन अब किसी एक प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का है। आंदोलन में हरियाणा के अलावा पंजाब, यूपी, कर्नाटक तक के किसान जुड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि किसानों और उनके बीच एक कोल की दूरी है, लेकिन पीएम साहब को यह भी बताना चाहिए कि सड़क पर कीले गाड़ने के बाद दूरी आखिर कौन बढ़ा रहा है। आपके सामने है, कितना गलत बोला, मैंने टोका भी उनको। हाँ, ये तोमर साहब ने जो जवाब दिया कल मेरी बात का, उन्होंने मेरे को निशाने पे लिया। 100 बार निशाने पे ले, 1000 बार निशाने पे ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। किसान को निशाने पे ना ले। उन्होंने एक चीज़ कही कि भाई एक ही प्रदेश में आंदोलन है। मैं देश गवाह इस बात का है कि हाँ, आंदोलन एक प्रदेश में नहीं है। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब एक ही आपके प्रदेश में है, ये पंजाब में भी आंदोलन है। मैं गलत नहीं बोल रहा इस बात, ये हरियाणा में भी है, ये वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, ये कर्नाटक में, बम्बई में, नासिक से उठ के आगे हजारों लाखों किसान, और उसके बाद भी उन्होंने ऐसी बात कह दी। तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब ये तो एक मतलब इसको कैसे आप बताइए, ये सही है तो उन्होंने कही। साहब में हमारे भाई शहीद अमित समोता जी की मूर्ति का अनावरण आज भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ पर किया है। हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और आज विशेष तौर से हमारे देश में जय जवान और जय किसान जो है बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। हमने पूरी तरह से सभी ने हाथ उठाकर ये कहा है, हम जवानों के साथ और किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। जहाँ हम उनके परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हैं, वहीं हम पूरी मजबूती के साथ इस तिरंगे की आन बान और शान के साथ जवानों के साथ मजबूती के साथ। उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक हर दिन 50% बच्चे ही बुलाए जा सकेंगे। किसी भी दिन कक्षा में कुल क्षमता के 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होगी और अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाने के लिए दिन भी तय कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना का संदिग्ध केस पाए जाने पर स्कूल प्रशासन को तत्काल नजदीकी अस्पताल को सूचना देनी होगी और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों से सहमति पत्र लिया जाएगा कि लक्षण दिखाई देने पर बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अगर विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। शिक्षा निदेशक डॉक्टर सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह की ओर से जारी निर्देशों का
परिषदीय और निजी विद्यालयों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूल 10 फरवरी को और साथ ही आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दिन टीम इंडिया की हालत उतार चढ़ाव से भरी हुई रही। आपको बता दें कि जहां टॉप ऑर्डर के ज्यादातर बल्लेबाज नाकाम रहे और वहीं ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा ने मिलकर टीम इंडिया को ऑक्सीजन दिया है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 257 रन बना दिए हैं और आपको बता दें वॉशिंगटन सुंदर 33 और रविचंद्रन अश्विन 8 रन बनाकर नॉट आउट हुए हैं। सोमवार को जब टीम इंडिया बैटिंग के लिए पिच पर आएगी तो उसे फॉलो ऑन बचाने के लिए 121 रन बनाने होंगे। फिलहाल इंग्लिश टीम भारत से 321 रन आगे चल रही है। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल की धर्मपत्नी स्वर्गीय सुशीला देवी की मधुर स्मृति में श्रद्धांजलि सभा ये आयोजित की गई। आपको बता दें कि जिसमें राज्यपाल गणेशी लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला समेत तमाम नेता मौजूद रहे। मुझे बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर गणेशी लाल जी महामहिम राज्यपाल जो वर्तमान में उड़ीसा हैं उनके साथ विद्यार्थी परिषद के दिनों से काम करने का मौका मिला। वो हरियाणा के एबीवीपी के अध्यक्ष होते थे 85 में, मैं जन सेक्रेटरी होता था और लगभग तभी से मेरा परिवार से संबंध है। 2 बातें मैं कहूँगा कि एक तो भारतीय जो संस्कृति है इसमें महिलाएं बहुत अनामिकता के साथ काम करती हैं। किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, उनका नाम श्रद्धांजलि सभा में ध्यान आता है कि उनका भी कोई नाम था। ये बहुत ही गहरी बात है, ये हर परिवार की बात है, भारत में भारतीय संस्कृति की बात है कि देश के राष्ट्रपति महोदय ने, प्रधानमंत्री जी ने इस बालक को राज्य का पाल नहीं, राज्य का बाल बनाकर उड़ीसा प्रदेश में भेजा है। मेरे माता पिता श्री भगवान श्याम प्रभु को, कृष्ण को कहिए और कृष्णा को कहिए, प्रभु जगन्नाथ को कहिए, उनके चरणों में रहते थे। ये भी एक कारण हो सकता है कि मैं उत्कल प्रदेश का बालक बन गया। और आपने जो हमको सिखाया है, इस मिट्टी की सुगंध और आपके प्रसाद यानी रोटियों की जो रक्त हमारे नसों में बह रहा है, उसका कारण ये भी है कि उड़ीसा ने, उत्कल प्रदेश ने मुझ जैसे नालायक को भी अपना बालक समझने का मुझे गौरव प्राप्त किया है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने कहा है कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज 1 में खाने का ठेके के मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाई जाए। सरकार ने 10 दिन में कार्रवाई करने की मांग की है और इसी के चलते उन्होंने कहा है कि सरकार ने 10 दिन में कार्रवाई नहीं की तो यूको मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल का ये घेराव किया जाएगा। और आपको बता दें कि यदुपति ठाकुर ने आगे कहा है कि कंपनी को ठेका देने के लिए शर्तें भी कंपनी के हिसाब से तय की गई है, जिससे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हिस्सा ना ले सके। और पहले अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के माध्यम से यह काम 2.39 करोड़ में किया जाता था और उसी काम का ठेका बाहरी कंपनी को 4.96 करोड़ में दिया गया है। पिछले दिनों, पिछले साल से जो टेंडर प्रक्रिया चली हुई थी खाना वितरण को लेकर आईजीएमसी में, जिसको आज तक जो है प्रदेश सरकार खुद चला रही थी, फिर इन्होंने किसी कंपनी को ये काम देने के लिए जो है टेंडर इनवाइट किए और टेंडर में सिर्फ उन्हीं कंपनियों के फायदा पहुंचाने के लिए, उन्हीं कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम और शर्तें बनाई गई। और प्रत्यक्ष तौर पर जिस ठेकेदार ने यहाँ पे भाग लिया, जिस ठेकेदार को यहाँ पे काम मिला, उन्होंने पत्राचार के माध्यम से प्रदेश सरकार को लिखा
कि ये यमुनानगर के खिजराबाद हलके की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन द्वारा मुस्लिम किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन से संजू गुंदियाना ने बताया है कि किसानों को कृषि कानून के विरोध में धरना स्थल पर बैठे हुए 75 दिन हो गए हैं और आज गली गली में किसानों की खाप पर पंचायत की जा रही है। किसान बिरादरियों की पंचायतें हो रही है, विशेष समुदाय की पंचायत हो रही है। यह पंचायत सिर्फ आंदोलन को तेज बनाने के लिए और शक्ति देने के लिए की जा रही है। उसी के तहत कल गुमथला में किसान महापंचायत की गई और खिजराबाद एरिया में भी एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है और आज उसी पंचायत के मद्देनजर रखते हुए आज खिजराबाद क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की महापंचायत का आयोजन किया गया। यह किसान का नहीं बल्कि हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सभी आपस में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अपनी जमीन को बचाने के लिए खड़े हैं। और आज जो निर्णय लिया गया, सरकार इन काले कानून को वापस ली और समर्थन मूल्य पर कृषि का कानून बनाए। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक किसान अपने घर वापस नहीं जाएगा। आज जैसे कि 75 दिन के तकरीबन हो चुके हैं दिल्ली में किसानों को बैठे हुए, किसानों के धरने को चलते हुए, उसी के तहत आपने देखा आज गली गली में हर खापों की पंचायतें हो रही हैं, गांव की पंचायतें हो रही हैं, बिरादरियों की पंचायतें हो रही हैं और एक विशेष समुदाय की पंचायतें हो रही हैं आंदोलन को तेज बनाने के लिए, आंदोलन को शक्ति देने के लिए। उसी के तहत कल गुमथला राव में किसानों की पंचायत थी, जो खादर एरिया है उसकी पंचायत थी और आज खिजराबाद में अपने मुस्लिम समाज भाइयों की पंचायत है किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि सरकार राजस्थान के जोधपुर में किसानों के समर्थन में मेडिकल चौराहा पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। इस धरने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे और आपको बता दें कि वहीं आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत ने भी इस मौके पर शिरकत की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के साथ कांग्रेस है और आने वाले समय में भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। रोहतक के गांव बलियाड़ा में शनिवार सुबह करीब 11 बजे जमानत पर आए हत्या आरोपी युवक की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि एक अन्य युवक भी गोली लगने से घायल हो गया। हमलावरों ने 500 मीटर दूर ताश खेल रहे पिता पूर्व फौजी को भी गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मामले में नगर निगम वार्ड नंबर 10 के पार्षद राहुल देशवाल और पूर्व सरपंच राजेश बलियाड़ा समेत 8 नामजद आरोपियों पर आईएमटी थाने में केस दर्ज कराया गया है। सूचना मिलते ही डीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और विक्की पंडित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी सीसीटीवी में भी कैद हो गए हैं। पुलिस की तफ्तीश भी लगातार जारी है। यूपी के बहराइच में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि फकीरपुरी बैलघटना नाले के पास पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने 18.5 किलोग्राम चरस के साथ 3 नेपाली महिला तस्करों को पकड़ा है और यह बिछिया से बस पर सवार होकर हरिद्वार में मादक पदार्थों की खेप पहुंचाने जा रही थी। और आपको बता दें कि बरामद चरस की कीमत लगभग 54 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बीती रात थाना सुजौली क्षेत्र में मादक पदार्थों के 3 बड़े तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 18 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बताई जा रही है। पकड़े गए अभियुक्त में 3 महिलाएं, जिनका सरस्वती सोनार पत्नी भरत सिंह, झरना थापा पत्नी दिल बहादुर और लक्ष्मी गौतमे पत्नी अर्जुन गौतमे, ये तीनों की तीनों नेपाल क्षेत्र की रहने वाली हैं। जो इनके मेन सूत्रधार थे वो नेपाल में ही अभी हैं, जिसको पकड़ने के लिए नेपाल पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है और इस अच्छी रिकवरी के लिए
खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से अभिभावक और अध्यापकों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रिंसिपल ने अभिभावकों के खाली कागज पर सिग्नेचर करने को कहा, जिसको लेकर अभिभावक आक्रोशित हो गए और बैठक में हंगामा कर दिया। इस विरोध को लेकर प्रिंसिपल बैठक छोड़ अपने स्कूल से बाहर चली गई और इसके बाद अभिभावक ने स्कूल के मुख्य गेट के बाहर आकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अभिभावक ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल का रवैया सही नहीं है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मनमर्जी से स्कूल में कमेटी गठित कर दी गई है और डोनेशन पेमेंट को सवाल पर संतुष्ट जवाब नहीं दे रही, जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया। कारण ये आपसे जो अभिभावक की मीटिंग के लिए बुलाया गया, सबको एकत्रित हुए और ग्राउंड के अंदर मीटिंग रखी गई। यथावत मीटिंग सब एकदम सही चल रही थी, जितने में स्टाफ और प्रिंसिपल मैम और गार्जियनों के बीच में बात चल रही थी। उस बात को लेकर वीडियो स्टाफ का एक टीचर वीडियो बना रहा था, तो दोनों के आपस में नोक झोंक हो गई। तो इनको लगा कि प्रिंसिपल का रवैया सही नहीं है। एक व्यक्ति ऑफिस के अंदर गया, उनको तू मैं करके मैडम ने पुकारा, तो इन लोगों को लगा कि हमारे साथ व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, ये भी इनका विरोध है और गांव की बात है, तो विरोध तो जायज़ है। हमारे बच्चे पढ़ रहे, कल स्कूल का ये व्यवहार रहेगा तो बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां तिंगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने आज कई गांव के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस विकास कार्यों में गांव की नलियां और सड़कें शामिल हैं। इस दौरान विधायक ने जनता को संबोधित करते हुए लोगों की समस्याएं भी सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही हल निकाला। साथ ही विधायक ने किसान आंदोलन को विदेशी ताकतों का स्वरूप बताते हुए कहा कि किसान आंदोलन अब विदेशी ताकतों के हाथ में है और जैसा कि कल चक्का जाम लगाने की कोशिश की गई थी, वह कहीं भी सफल नहीं हो सकी और क्योंकि अब किसानों का जो आंदोलन है न रहकर विपक्षी ताकतों का बनकर रह गया है। लेकिन बीजेपी सरकार शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी, क्योंकि हमारे माननीय पीएम मोदी जी किसानों का दुख दर्द समझते हैं। ये हमारा जो सेक्टर 15 का पार्क है, ये काफ़ी दिन से इसमें थी दिक्कत कि इसमें डेवलपमेंट का काम पेंडिंग था। उसके लिए यहाँ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और नलिन हुड्डा जी जो हमारे यूथ के अध्यक्ष हैं शहरी, उनकी तरफ से ये मांग थी कि यहाँ पार्क का पुनर्निर्माण किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। इस वजह से दुष्यंत चौटाला जी ने, जो माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने ये पैसा अलॉट किया है और लगभग 10 लाख के आसपास का काम है यहाँ, जिससे ये डेवलपमेंट काम किया जाए। इसी तरह ये सिर्फ यही पार्क नहीं, और भी शहर में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पैसा दुष्यंत चौटाला जी ने। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एटीएम की लूट करने वाली शातिर गैंग को धर दबोचा। अलवर जिला पुलिस ने एटीएम लूटने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एटीएम लूट की 2,02,000 की राशि बरामद कर ली है। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया है कि 22 जनवरी 2021 को मौजपुर में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को अज्ञात बदमाश काट कर अपने साथ ले गए थे और एटीएम से 6,06,000 रुपए रखे हुए थे और पुलिस ने मामला दर्ज कर टीमें गठित कर ली है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आप सब जानते हैं कि विगत कुछ दिनों में कुछ महीनों में अलवर और भिवाड़ी दोनों ही ज़िलों में 5-6 वारदातें एटीएम लूट की हो गई हैं। उन सबको ट्रेस आउट करने के लिए हमारी थाने की टीम डीएसटी एडिशनल एसपी श्रीमन मीना के नेतृत्व में काफ़ी ज़ोर शोर से मेहनत कर रही थी, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा है, जिसके 4 सदस्यों को हमने पकड़ा है, जिसमें अनवर, मुस्तफ़ा, तालीम और इरशाद, ये चारों जो हैं ये नू मेवात हरियाणा के और हरियाणा के अन्य ज़िलों के रहने वाले हैं और इनमें से एक भरतपुर का रहने वाला है। इनसे हमें अभी तक मौजपुर जो लक्ष्मणगढ़ की एटीएम लूट पीएनबी की हुई थी वो, नीमराना में एक एटीएम लूट हुई है वो, और जो हमारी बहादुरपुर
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल में भर्ती के लिए पहली बार 5 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। जहां कोरोना गाइडलाइंस की पूरी पालना की गई, तो वहीं पहली बार सैनिक स्कूल में बेटियों को भी प्रवेश मिला है। इसको लेकर बेटियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और देश के 33 स्कूलों में सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए पूरे देश में परीक्षा का आयोजन किया गया। और चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के लिए भी प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ है। छात्राएं इसको लेकर काफी खुश नजर आई। मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान। अच्छा, तो सैनिक स्कूल के अंदर प्रवेश मिला, कैसा लगा पेपर? बहुत अच्छा। आपने सोचा था कि सैनिक स्कूल में भी बेटियों को प्रवेश मिलेगा? नहीं सोचा था, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? मैं सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ और मैं सैनिक बनूंगी। क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं कमरिया से आई हूँ। राजस्थान के खिनवसर में एक कूलर की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के विकराल रूप में के कारण फैक्ट्री में रखे कूलर जलकर राख हो गए। आग बुझाने के लिए जिला मुख्यालय में से ये दमकल बुलाई गई और आपको बता दें कि जिसने आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की खबर से आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका से मुआयना किया और आपको बता दें कि जांच में पता चला है कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हरियाणा के फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गर्भपात करने वाली फर्जी महिला डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने इस ऑपरेशन को करने के दौरान गर्भपात करते समय स्ट्रिंग ऑपरेशन भी किया और फिर फर्जी ग्राहक के साथ मिलकर छापेमारी की। रंगे हाथ फर्जी महिला डॉक्टर को पकड़ लिया गया और आपको बता दें कि वहीं स्वास्थ्य ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 10+2 की हुई है, डॉक्टरी की है? नहीं सीखा है। किसके पास? डॉक्टर कंसूर के यहाँ भी सीखा था 5-6 साल, उसके बाद डॉक्टर बदवा। ये कोर्स कहाँ से किया आपने, मतलब ये कैसे करना शुरू कर दिया आपने? नहीं, ये जो मैडम करती थी देख के ही किया है, पर मैं भ्रूण वो नहीं करती। ये तो मेरे पास एक पेशेंट ये ही फंसी है मेरे पास, जो नहीं मैं वैसे नहीं करती हूँ। हाँ, 2-2.5 महीने तक की सफाई में कर लेती हूँ, ये इससे ऊपर नहीं। तो ये क्लिनिक तुमने बना रखा है, कहीं से कोई परमिशन लिया तुमने? नहीं। कोई कोर्स नहीं किया? नहीं सीखा हुआ है। कोर्स किया कोई? नहीं। परमिशन भी नहीं है, कोर्स भी नहीं है, फिर ये कैसे करते थे? ऐसे ही। लगता नहीं कि लोगों की जान को खतरे में डाल रहे थे आप? सर अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं कि किसी को कोई खतरा हो या कुछ हो। कितनी एमटीपी कर चुके अब तक? एमटीपी नहीं करती सर मैं। ये काफ़ी दिन से हमारे सिविल सर्जन साहब के पास सूचना आ रही थी कि यहाँ बसेलवा कॉलोनी में एक ये क्लिनिक चला रही है डॉक्टर, जिसका नाम मीना है, और ये अवैध गर्भपात करती है और ना ही इसके पास कोई डिग्री है। और ये सूचना हमें मिल रही थी बार बार, उसके लिए ही फिर एक टीम का गठन कल को किया गया था सिविल सर्जन महोदय द्वारा। 6 तारीख को टीम जो बनी, टीम यहाँ पे एक डिकॉय पेशेंट के साथ आई और उस डिकॉय पेशेंट को हमने नंबरी नोट डाल के दिए और इसको यहाँ पे भेजा। तो इसने उससे डील तय हुई गर्भपात की कि 13,000 रुपये में ये गर्भपात की डील हमारी फाइनल होती है। इन्होंने एक अल्ट्रासाउंड लिखा और कहा कि अल्ट्रासाउंड करवा लो, और ये अल्ट्रासाउंड करवा के पेशेंट कल अल्ट्रासाउंड करवाया गया इसका, और उसमें पता लगा कि ये लगभग 3 महीने के करीब इसका गर्भ हुआ है। और उसके बाद इसने आज के तारीख यानी कि 7। तो हरियाणा में अब मौसम में गर्माहट देखने को मिलेगी, क्योंकि दिन और रात के तापमान में परिवर्तन होगा। दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी धीरे धीरे सुधार होगा, जिससे ठंड का एहसास केवल सुबह और शाम को रहेगा। दिन में तेज धूप ठंड से बचाव करेगी और वहीं रविवार को अधिकतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और वहीं न्यूनतम तापमान भी मामूली बढ़ोतरी के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुबह के समय नमी की मात्रा 100% रही और वहीं
हवा की अगर बात करें तो हवा की औसत गति 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। केंद्रीय मृदा लवणतन अनुसंधान संस्थान के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और मौसम में बदलाव के अभी कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।